वेलकम बैक इन साइंस क्लासेज। आज हम लोग एएससी के इस क्लास में अमोनिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है हमारा, तो उसी में थोड़ा सा डाई नाइट्रोजन इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। तो आज हम लोग अमोनिया के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जनरल कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई भी एनिमल है, लिविंग बॉडी है, तो जब उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में, तो जब वो डिकम्पोज होता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनेट करता है तो उसमें यूरिया की मात्रा होती है और वो इस यूरिया वाले या यूरिन का कुछ स्पेसिफिक स्मेल होता है। तो बेसिकली वो स्मेल हमारा अमोनिया के कारण ही होता है। और नेचर में, एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है जो लिविंग बॉडीज हैं उनके नाइट्रोजनस सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से ये बनता है और नेचर में पाया जाता है। जहाँ भी उस टाइप का यूरिन जैसा स्मेल आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ न कुछ अमोनिया है। नेचुरली वो बनता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया लाइक डिफरेंट नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बॉडीज। तो आप उसको लिख सकते हैं कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल formed by the decay of nitrogenous organic matters like यूरिया, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, इट्स। ठीक है। अब यूरिया का फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला लिखने के लिए कि NH2CO NH2 होता है, H2O के साथ इसका डिकम्पोजिशन होता है मिल करके, तब डिकम्पोज होता है धीरे धीरे। और डिकम्पोजिशन से पहले क्या बनता है तो एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी CO है, ऑक्सीजन के साथ मिला, अमोनियम मिला, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है अमोनियम कार्बोनेट में। और फिर अमोनियम कार्बोनेट, जब कार्बोनेट है तो आप पहले से जानते हैं कि किसी भी कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उस कंडीशन में उसका मेटल बनता है या उसका ऑक्साइड बन सकता है, फिर H2O निकलता है और फिर CO2 निकलता है। तो इसमें भी चूँकि H2O प्रेजेंट है तो H2O निकल जाता है। अमोनियम कार्बोनेट है तो कार्बोनेट और कहीं भी डिकम्पोज होता है तो CO2 गैस देता ही देता है। तो यहाँ पर CO2 गैस आपके निकल जाती है और NH3 भी निकलती है, अमोनिया गैस। तो ये नेचुरली प्रोसेस। इसके बाद स्मॉल अमाउंट में हम लोग थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं बाय द डिफरेंट अमोनियम साल्ट जो हैं। तो जैसे मेटल से साल्ट हैं तो उसको किसी न किसी तरीके से हम डिकम्पोज करके, रिड्यूस करके मेटल प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ही अमोनियम साल्ट जो हैं तो उनसे भी किसी न किसी डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग फाइनली अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। तो कम अमाउंट में निकलता है, जैसे NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हो गया। तो इसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ से पॉजिटिव पार्ट अमोनिया आपका निकल जाता है और ये जो निगेटिव पार्ट बना है ये जो भी हम कैल्शियम या सोडियम डालते हैं उसका साल्ट बना लेता है और साथ में H2O आपका निकल जाता है। चूँकि हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करेगा तो H2O आपका बन जाएगा, बाकी जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा उधर। तो देखिए यहाँ पर 2NH4Cl प्लस CaOH होल 2 है, तो अमोनिया तो पहले यहाँ से अलग हो गया। इसके बाद कैल्शियम का क्लोराइड बन गया CaCl2 और बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बचे वो आपस में मिलकर के वाटर बना लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है कि अमोनियम सल्फेट है तो इसमें अमोनिया पहले निकल जाता है, सल्फेट जो है वो सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम सल्फेट बना लिया, बाकी OH और O मिलकर के आपके H2O बना लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल ऑब्टेनिंग नहीं होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कम खर्च में हमको अदर इंडस्ट्रियल मेथड अवेलेबल है जिसको बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है। आप उसको हेवर मेथड के नाम से जानते हैं, बहुत पहले से उस मेथड के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ऑन लार्ज स्केल इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेवर्स प्रोसेस, ये मेन प्रोसेस है। इसमें
क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सूटेबल कंडीशन में रिएक्शन कराया जाता है, तो इससे अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। एक रिवर्जिबल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग होते हैं, तो ये रिवर्जिबल प्रोसेस होता है। तो रिवर्जिबल प्रोसेस में ली चैटेरियल प्रिंसिपल अप्लाई करके फॉरवर्ड रिएक्शन को, चूँकि हमको प्राप्त करना है अमोनिया, तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन को ऑप्ट करते हैं। गिब्स एनर्जी इसका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, फ्री स्टैंडर्ड एनर्जी -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, इस पर प्रेशर का और टेम्परेचर का दो इफेक्ट पड़ता है, जिसको ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, तो टोटल रिएक्टेंट कितने गैस हो गए, 4 वॉल्यूम। और इधर में आपका बन रहा है कितना, 2 वॉल्यूम, 2 मोल बन रहा है, यहाँ 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल हुआ है, यहाँ बन रहा है 2 मोल। तो ओवरऑल गैस के वॉल्यूम में 4 मोल ले रहे हैं, तो 2 मोल आपको प्राप्त हो रहा है किसी न किसी टाइप की गैस। तो वहाँ पर गैस का जब नंबर ऑफ मोल कम पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम घट रहा है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो हम जितने ही तेज़ी से वॉल्यूम घटाएंगे हमारा प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा। तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रखते हैं। उसी तरीके से हम टेम्परेचर को भी सूटेबल रेंज में रखते हैं, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पर रिएक्शन स्लो होने लगेगा, तो फास्ट थोड़ा सा करते हैं, तो मीडियम लेवल पर टेम्परेचर लेते हैं जो लगभग 700 केल्विन के आसपास होता है। और इसका टेम्परेचर हम प्रेशर रखते हैं लगभग 200 ATM या 200 × 10⁵ पास्कल। तो ये फेवरेबल कंडीशन होता है। और साथ में आयरन ऑक्साइड और उसके साथ Al2O3 और K2O के मिक्सचर को हम लोग कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर अ प्रेशर ऑफ 200 × 10⁵ पास्कल, अबाउट 200 ATM, अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट, ये अबाउट का सिंबल है, अबाउट 700 केल्विन, and the use of a catalyst such as iron oxide with small amounts of K2O and Al2O3 यानी पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड के साथ मिला करके कैटालिस्ट में यूज करते हैं, तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने का रेट बढ़ा देते हैं, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन आपका बढ़ जाता है। अब इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लिए हैं कि जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस दे रही है, कंप्रेसर में आ रहा है। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये बढ़ रहा है आपका इधर, अब कंप्रेसर में आएगा तो यहाँ पर 20 मिलियन पास्कल, 200 × 10⁵ को हम लोग 20 मिलियन भी लिख सकते हैं पास्कल, या 200 ATM पर कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ कैटालिस्ट है और इसमें लगभग टेम्परेचर रखा जाता है 700 केल्विन। तो अब यहाँ से ये N2H2 मिल करके और अमोनिया जो बन रहा है उसका भी मिक्सचर मिलता है, फिर आगे जाते हैं, यहाँ से N2H2 ऊपर निकल जाते हैं, N2 और H2 ऊपर चले आते हैं पंप से, और फिर इस तरीके से रिड्यूस होकर फिर अपना प्रोसेस रिवर्स को पूरा करते हैं। और जो लिक्विड अमोनिया बचता है, लिक्विड NH3 यानी इस चैम्बर में आपका लिक्विड अमोनिया बचते जाता है। तो इधर से कैटालिस्ट और रिएक्शन कंप्लीट होने पर तीनों चीज़ जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पर रह जाता है लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो यहाँ से आराम से निकल जाते हैं, फिर पंप से उनको कंप्रेस करके रिवर्स प्रोसेस में हम लोग लाते हैं। तो ये अमोनिया के फॉर्मेशन का एक जनरल फ्लो चार्ट है। अब इसके बाद अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अदर टॉपिक की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में ये सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है और इसका पंजेंट का ऑर्डर होता है, यूरिन लाइक स्मेल होता है। फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 239
7 केल्विन होता है। और ये बताता है कि आपको जो अदर गैसेज होती हैं, तो अदर गैसेज के नेचुरल गैसेज जो होती हैं तो उनके रिस्पेक्ट में इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर इसको हम लोग, रूम टेम्परेचर पर तो गैस में मिलता है लेकिन थोड़ा कूल करेंगे तो आपको फ्रीजिंग ये सॉलिड स्टेट में पाया जा सकता है, लिक्विड स्टेज में भी पाया जाता है। तो अमोनिया के तीनों स्टेट मिलते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और गैस तो होता ही है रूम टेम्परेचर पर। फिर इसमें बॉन्ड पेयर की बात करें तो जैसे अमोनिया 3 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है, तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से ये अपना कंबाइन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी हो जाती है कि ये तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और ये आपके 3 हाइड्रोजन जो हैं वो कोप्लेनर नहीं रह करके 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस 101.7 पिकोमीटर होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में दो NH बॉन्ड के बीच में एंगल जो बनता है वो आपका 107.8 डिग्री का बनता है। और एक और ख़ास बात इसकी होती है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को डिनोट करने की टेंडेंसी रखता है और इसीलिए लुईस बेस की तरह काम करता है। फिर ये वाटर में हाईली सोलेबल होता है और तुरंत सॉल्यूशन अपना बना लेता है। तो इट इज़ हाईली सोलेबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका वो माइल्ड बेस होता है। जिससे माइल्ड बेस इसलिए होता है कि जब वाटर में डिजॉल्व होता है NH3 तो NH4 OH बना लेता है। NH3 प्लस H2O लेंगे तो H2O में से एक H आ जाएगा, NH4 आयन बन जाता है प्लस आयन और OH माइनस आयन बन जाता है, दोनों मिल करके NH4 OH बना लेते हैं। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और OH आयन के प्रेजेंस के कारण ही माइल्ड बेस होता है। तो माइल्ड बेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है जिसके कारण माइल्ड बेस होता है। रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं, NH3 है, H2O है, एक H इसमें चला जाता है तो NH4 बन जाता है आयन एक्वस और OH आपका माइनस, दोनों को मिलाएंगे तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाता है। फिर यह डिफरेंट एसिड के साथ कंबाइन करके अपना साल्ट बनाता है, जैसे इट फॉर्म्स अमोनियम साल्ट लाइक NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4 H2SO4 के साथ मेल्ट करेंगे रिएक्शन तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना अमोनियम क्लोराइड बना लेता है जस्ट लाइक मेटल। लेकिन मेटल की तरह ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते, वीक होते हैं बॉन्ड नेचर में। इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे मेटल्स हैं तो उनके साथ ही अपना रिएक्शन करता है तो जस्ट लाइक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और उसमें उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जैसे ZnSO4 है, जिंक सल्फेट साल्ट है, तो और यहाँ पर NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ Zn पॉजिटिव पार्ट है, SO4 निगेटिव पार्ट है, फिर यहाँ NH4 पॉजिटिव पार्ट है, OH निगेटिव पार्ट है, तो डबल डिकम्पोजिशन में एक्सचेंज होता है। तो OH चला जाता है जिंक के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सॉलिड रूप में वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और अमोनियम सल्फेट बना लेता है जो आपको एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है। फिर इसी तरीके से आयरन क्लोराइड है, एक्वस लेते हैं अगर तो आयरन क्लोराइड भी साल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयरन के साथ मिल करके उसका आयरन का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बना करके उसका हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना लेता है। तो Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में ब्राउन प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है और फिर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से मेटल के साल्ट के साथ ये रिएक्शन करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही, और उसमें मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है जो आपके प्रेसिपिटेट के रूप में बनते हैं। कभी कभी ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और कभी कभी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और आपका अमोनियम का साल्ट निकल जाता है। फिर इसके बाद ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। वन साइडेड
शेयरिंग कर सकता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए यह लुईस बेस की तरह काम करता है। तो इट एक्ट्स एज ए लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स लिंकेज विथ मेटल आयंस बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल के साथ वन साइडेड शेयरिंग करके वो कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है। उन टाइप के कॉम्प्लेक्स साल्ट का हम लोग स्टडी डिटेल्स में करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात आएगी वहाँ पर तो, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस सच एज, जो हम लोग यहाँ पर ये साल्ट एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं मेटल के डिटेक्शन के लिए, जिसे कॉपर 2 का और Ag+ का, कॉपर 2+ और Ag2+ का हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए डिटेक्शन में रिएक्शन क्या होता है, आपको ये रिएक्शन प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा। जैसे कॉपर आयन है एक्वस फॉर्म में और NH3 एक्वस के साथ जब भी मिलता है तो यहाँ पर CuNH3 2+ आयन बनाता है एक्वस में, और इसके कारण सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू हो जाता है। तो कोई कॉपर आयन प्रेजेंट होगा, उसमें NH3 का सॉल्यूशन डालेंगे तो अगर उसका कलर डीप ब्लू हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर Cu2+ आयन प्रेजेंट हो सकता है। फिर वैसे ही सिल्वर के लिए है, तो जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को लिए उसमें सिल्वर आयन प्रेजेंट है, तो क्लोराइड लिए हुए हैं तो सिल्वर आयन आपका कलरलेस है। Ag और Cl अलग अलग आयन है, कलरलेस हैं। अगर हम इन दोनों मिलते हैं तो AgCl सॉलिड के रूप में वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है, और फिर उस वाइट प्रेसिपिटेट में अगर NH3 एक्वस हम डालते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं, तो उससे फिर AgNH3 बन जाता है और जो आपका कलरलेस होता है। तो इस तरह के रिएक्शन आपको वहाँ पर साल्ट एनालिसिस में डिटेल्स में मिलेंगे, तो इसका यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी के कारण। अब इसके बाद इसके कुछ यूजेज हैं इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा ये यूज किया जाता है 2 मेन कामों में, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में या और उस टाइप के डिफरेंट नाइट्रोजन्स कंपाउंड हैं उनके फॉर्मेशन में, और डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है इसको। तो एग्रीकल्चर पर्पज से ज़्यादा तो यूजेज में हो गया कि इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट्स, ये सब डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं। फिर इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, इसमें मेन कंपाउंड होता है आपका नाइट्रिक एसिड, और फिर लिक्विड अमोनिया जो है उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज करते हैं। और इसके अलावा जो आपके वेव एनर्जी से निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्लांट लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ भी इसको वाटर के जगह पर लिक्विड अमोनिया को यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने सिलेबस और टॉपिक के अनुसार अमोनिया के बारे में डिटेल्स आज बात की इस वीडियो में। इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में डिफरेंट आपको टेबल दिया गया है बुक में, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं है। नाइट्रोजन के साथ है कि ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो उसमें हर तरह के ऑक्साइड बनाता है, कहीं +1 आएगा, कहीं +2 आएगा, कहीं +3 आएगा, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले ऑक्साइड बनाता है। तो उसकी कुछ जनरल जो प्रॉपर्टी एजफुल प्रॉपर्टी आपको बुक में दी गई टेबल में, आप उस टेबल से उसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग मेनली जो उसका नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर फॉस्फोरस की बात आएगी। उसके बाद लेटर जो भी टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो आप अमोनिया के बारे में रिवाइज कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। ऑक्साइड्स के कुछ प्रॉपर्टी जनरल हैं उसको आप याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में देखते हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, वीडियो से जुड़े रहिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।